नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न लेंगे। राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका जवाब दिया जाए। जवाब आप ही को देना है। तो आप सोचिए कि आपका भी नाम प्लेटफॉर्म पे प्रसारित किया जाए, जिससे कि आपका भी मनोबल बढ़े। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, इतिहास मुगल राजपूत संबंधित प्रश्न है। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में किसको हराया था? महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में किसको हराया था? तो मित्रों, महाराणा सांगा ने के जीवन की अंतिम बड़ी महान विजय यही थी, बयाना के युद्ध की। तो इसमें मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में बाबर की सेना को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था। बहुत बुरी तरह से मुगल सेना हार चुकी थी। बाबर की सेना है वो ये इस युद्ध की सही तारीख है 16 फरवरी 1527। उसके बाद में एक खानवा का युद्ध हुआ था, एक महीने बाद में हुआ 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। उसमें महाराणा सांगा की पराजय हो गई थी और भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है, जो कि इसलिए बड़ी हार मानी जाती है कि राजसत्ता जो राजपूतों के हाथ में थी पिछले 400 वर्षों से, वो निकल करके मुगलों के हाथ में चली गई थी खानवा के युद्ध के बाद में। और 200 वर्षों तक मुगलों के हाथ में रही थी। उसके बाद में अंग्रेज आ गए, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। उसके बाद में अपना देश है वो आज़ाद हुआ। तो फरवरी 1527 यानी 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा ने बाबर के सेनापति मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था। ये सेनापति था मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। महाराणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मित्रों, महाराणा सांगा की जो मृत्यु है वो कालपी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कालपी नामक स्थान पर हुई थी। 30 जनवरी 1528 को हुई थी। सही अगर तारीख आप याद रखो, 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु वो कालपी में हो गई थी। महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी में होने के बाद देखो, उनका शव है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया। वहाँ पर समाधि स्थल है, आज भी इस महान योद्धा है उसका स्मरण दिलाता है। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो मेवाड़ का एक बार जरूर तीर्थ यात्रा के रूप में तीर्थ यात्रा करके आना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इन योद्धाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी मौका मिलेगा। तो महाराणा सांगा जो है उसकी मृत्यु है वो कालपी में उनके साथियों के द्वारा विष देने के कारण हो गई थी। महाराणा सांगा कल एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाऊंगा मैं मित्रों, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस हिंदू त्योहार के दिन हुआ था? महाराणा सांगा का राज्याभिषेक, तो देखिए उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी, तो उसी दिन महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तारीख 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उस समय महाराणा प्रताप हैं, उनकी उम्र 32 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 32 वर्ष की। 1572 में राज्याभिषेक, 1597 में इनका देहांत हो गया, 1540 में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। ठीक है, आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व सैयद हासिम नाम करके था, वो कर रहा था। कौन कर रहा था? सैयद हासिम। अनेक सेनापति और भी थे हल्दी घाटी के युद्ध में। देखिए, मुख्य रूप से मान सिंह कच्छावा भी था, जगन्नाथ कच्छावा भी था, सैयद हासिम था, काजी खान बख्शी था और शेखजादा सीकरी था, बहलोल खान था। इस प्रकार से बहुत से वीर सैनिक उस युद्ध में मौजूद थे। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूत किसी भी तरह से मरे, इस्लाम का तो लाभ ही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में यह कथन किसका था? परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है।
और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि राजपूत किसी भी तरह से मरे, इस्लाम का तो लाभ लाभ है कि किसी भी तरीके से, चाहे अपनी सेना के राजपूत मरे, चाहे प्रताप की सेना के राजपूत मरे, अपने तो लाभ लाभ है। ये आसफ खां के द्वारा कहा गया कथन है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा कहा गया? आसफ खां के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र इतिहासकार था वो बूंदायूं था, जो बूंदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कह करके पुकारा। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध हैं उनको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, अमर काव्य किसकी रचना है? अमर काव्य रणछोड़ भट्ट की रचना है। किसकी है? रणछोड़ भट्ट की रचना है, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को किसके स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया था? अच्छा प्रश्न है मित्रों। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को किसके स्थान पर प्रधानमंत्री, अपने को ये तो पता रहता है कि महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री भामाशाह था, परंतु भामाशाह से पहले कौन था प्रधानमंत्री, किसके स्थान पर भामाशाह को नियुक्त किया? तो मित्रों, रामा महास साहानी नाम करके एक व्यक्ति थे, उनके स्थान पर भामाशाह को महाराणा प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। रामा महासाहानी, रामा महासाहानी, अच्छे से याद रखना, रामा महासाहानी नाम बड़ा अजीब सा है। ये ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, रामा महासाहानी। आगे देखिए, कौन से राजस्थानी स्रोतों में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय की पुष्टि की है? तो राज प्रशस्ति जो है रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। यह राजसमंद झील पे यह प्रशस्ति शिलाओं पर 25 बड़ी शिलाओं पे लिखी गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है क्योंकि पत्थरों पे लिखी गई है। तो राज प्रशस्ति जो है उसमें महाराणा प्रताप की विजय बताई गई है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा? तो मित्रों, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। आप सभी को ये तो पता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कह करके पुकारा। क्या कह करके? मेवाड़ की थर्मोपोली। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कह करके पुकारा। परंतु ये नहीं पता, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा या ये पढ़ने आपके सामने नहीं आया होगा जिससे कि आप पढ़ सको कि ये संज्ञाएं क्यों दी गई थी। ये देखिए, दिवेर का जो युद्ध है वो 1582 में हुआ था मित्रों। दिवेर का युद्ध था जो 1582 में था, जब मुगल काल के दौरान महाराणा प्रताप पहाड़ों में जंगलों में घूमते भटकते फिर रहे थे। उस दौरान क्या था कि दिवेर मेवाड़ का एक बड़ा थाना था, दिवेर राजसमंद में, ध्यान रखना। तो उसका जो थाने का जो मुख्य अधिकारी नियुक्त कर रखा था वो सुल्तान खां नाम करके अकबर का चाचा था, उसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो उसके सुल्तान खां और महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, उसके मध्य ये युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। तो अमर सिंह ने एक ही वार से जो सुल्तान खां था उसको, उसके घोड़े को चीरते हुए उस बाले का एक स्टेचू सा बना दिया था। इतना खतरनाक जबरदस्त आक्रमण किया था अमर सिंह ने कि एक स्टेचू की तरह वो तड़पने लग गया था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे सुल्तान खां के। तो सारी मुगल सेना है उस दावे को देख करके इतनी दूर भाग गई कि पीछे मुड़ के देखने का उनको मौका ही नहीं मिला, और महाराणा प्रताप की का क्या हो गया, दिवेर पे अधिकार हो गया। और इसकी ख्याति महाराणा प्रताप की दूर दूर तक फैल गई। उसको दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहने के पीछे एक रीजन ये है मित्रों कि ये युद्ध है वो फारस के सेनानायक थे, फारस, उसके सेनानायक हिप्पियस एवं एथेंस के सेनानायक थे मिल्ट एडस के मध्य 490 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, जो कि यूनान के मैराथन नामक स्थान पर हुआ था। एथेंस नाम का जो सैनिक था उसने स्पार्टा से सहायता मांगी थी। तो स्पार्टा था उसमें धार्मिक कार्य में बिजी था, उसको समय नहीं मिला, व्यस्त था, स्पार्टा नहीं आ सका। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एथेंस को तो युद्ध करना ही करना था। एथेंस की सेना ने अकेले ही मैराथन की ओर प्रस्थान कर दिया। मैराथन एक जगह का नाम है, वहाँ पर प्रस्थान किया। और सैनिक भी मात्र चुनिंदा ही थे, 10,000 सैनिक ही थे। 10,000 सैनिकों के बल पर एथेंस ने बिना स्पार्टा की सहायता के विशाल फारस की सेना को
युद्ध स्थल से मार भगाया और अप्रत्याशित ढंग से विजय प्राप्त कर लिया। यानी करो या मरो की सोच ली थी एथेंस ने। तो उस तरीके से युद्ध किया था कि या तो अब की बार जीतना ही है या फिर खत्म तो हो ही गए हैं, और एथेंस की विजय होगी। एथेंस ने अकेले ही उस पर विजय प्राप्त करके यूनान जगत में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान की। इसी प्रतिष्ठा के बल पर आगे चल करके एथेंस के साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वास्तव में मैराथन युद्ध से ही जो एथेंस था उसकी महत्ता एवं गरिमा का श्रीगणेश हुआ था। उसी प्रकार एथेंस का जो भाग्य उदय की आधारशिला बनी थी उस युद्ध में, माराथन युद्ध में, जो महत्ता माराथन युद्ध में एथेंस की थी वही महत्ता दिव्येर के युद्ध में मेवाड़ की थी। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्होंने देवियर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास में भी थोड़े से सैनिक थे और अकबर के पास में विशाल सेना थी। उन दोनों को अगर मध्य युद्ध की समानता को रखा जाए, देखा जाए, तो महाराणा प्रताप के पास बहुत ही कम सैनिक थे और थोड़े से सैनिकों के माध्यम से दिव्येर पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने दिव्येर के युद्ध को मेवाड़ का माराथन युद्ध कह करके पुकारा है। अपन महाराणा प्रताप पे वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से खुल करके चर्चा करेंगे इस बात की। आशा करता हूं कि ये मेवाड़ का मैराथन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली क्यों कहा जाता है उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने जोधपुर के अजीत सिंह के जीवन निर्वाह के लिए कहाँ की जागीर प्रदान की? तो मित्रों, केलवा की जागीर प्रदान की थी। ये अजीत सिंह हैं, उनको गोरादाय और दुर्गादास जो थे उन्होंने सहायता की थी और आगे चल करके जोधपुर का राज्य दुर्गादास राठौड़ के माध्यम से ही अजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। लेकिन एक किसी दूसरे की बात में आकर के अजीत सिंह ने जोधपुर के दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया और वहाँ से ये हैं वो मांडू यानी मध्य प्रदेश चले गए थे। वहीं पर इनकी समाधि स्थल बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। बहुत वीर सैनिक थे। औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह राठौड़ को ये निकाल करके लाए थे दिल्ली से, और औरंगजेब चाहता था कि जोधपुर को खालसा घोषित करते, परंतु अजीत सिंह राठौड़ की कूटनीति के माध्यम से औरंगजेब का यह सपना कभी भी साकार नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने विजय किटकातु की उपाधि धारण की थी? तो राज सिंह था ना, उन्होंने विजय किटकातु की उपाधि धारण की थी। और पूरे राजपूतानी शासक साम्राज्य में ध्यान रखिएगा, राज सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध कार्य किए थे। औरंगजेब ने मनाही करने के बावजूद सारे कार्य किए थे। चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिससे औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता था, वो अपने धर्म की रक्षार्थ चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा था कि अगर आप राजपूत शासक हो तो एक क्षेत्राणी के धर्म की रक्षा कीजिए। तो राज सिंह ने उससे औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के शादी की और अपना वीरत्व है वो दिखाया था सबके सामने। और उसके पीछे आता है औरंगजेब ने राज सिंह को हराने के लिए एक सेना भी भेजी थी। उसमें हाड़ी रानी सहल कंवर का भी जिक्र आता है, जिसने अपने ही पति सामंत था रतन सिंह चुंडावत को अपना शीश काट करके दिया था। वो कहानी भी राज सिंह के जमाने की ही जुड़ी हुई कहानी है। राज सिंह का वीडियो बनाएंगे, उसमें उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा इतिहास मैंने इसलिए आपको बता दिया था कि औरंगजेब है उसके विरुद्ध विजय किटकातु की उपाधि धारण करने वाले राज सिंह थे। अगला देखिए, जय सिंह प्रथम मिर्जा राजा की उपाधि किससे प्रदान की थी? यानी जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। किसको मारवाड़ का भूला हुआ शासक कहा जाता है? मारवाड़ का भूला हुआ शासक चंद्रसेन को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीकानेर की किस शासक को जांगलदार बादशाह की उपाधि दी थी? तो करण सिंह को औरंगजेब ने जांगलदार बादशाह कहकर के पुकारा था। जांगलदार बादशाह की उपाधि करण सिंह को दी थी औरंगजेब के द्वारा, जबकि मुंशी देवी प्रसाद पूर्ण ने राजपुताने का करण है वो राय सिंह को कहकर के पुकारा था।
जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कृष्ण भट्ट के द्वारा जगन्नाथ प्रशस्ति है वो लिखी गई थी। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार से अपन ने आज इतिहास के 15 प्रश्नों का अध्ययन किया है। मित्रों, ये प्रश्न हर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रखें। ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक अंत में प्रश्न पूछने की मैंने बात की थी, वो आपके लिए ये प्रश्न है कि मारवाड़ का हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? यहाँ पर यह प्रश्न आया, मारवाड़ का भूला हुआ शासक या भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। तो मारवाड़ का हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि कल के वीडियो में आपका भी नाम प्रेषित किया जाए, आपको भी कुछ प्रोत्साहन मिले, जिससे कि आपकी पढ़ाई का भी आंकलन हो सके। आपको अगर नहीं आ रहा है तो मारवाड़ का इतिहास आप पढ़ लोगे तो इस प्रश्न के बहाने आप 1-2 घंटे पढ़ तो सकोगे कि मारवाड़ का हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है। आशा करता हूँ इस प्रश्न को उत्तर सभी को आता है। बिल्कुल आसान सा है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।